नमस्कार दोस्तों, पीसीएस बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे द्वारा पीसीएस मेंस को टारगेट करते हुए एक यूपी पीसीएस मेंस सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम यूपी पीसीएस मेंस के सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें हम उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू आए हैं, या तो यूपीएससी में या यूपी पीसीएस मेंस में, उन पर भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आज उसी क्रम में हम एक जीएस पेपर फर्स्ट का नया सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। और हिस्ट्री में आपने सिलेबस देखा ही होगा, उसमें 5 यूनिट हैं। जो पहली जीएस पेपर फर्स्ट की जो यूनिट्स हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। जैसे पहली यूनिट क्या कहती है, भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला, रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। और दूसरी यूनिट है, यानी पहली यूनिट बता रही है आर्ट एंड कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में। दूसरी यूनिट है आधुनिक भारतीय इतिहास, यानी 1757 ईस्वी से लेकर 1947 तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं, या जो भी समस्या हुई हैं, उन सब के बारे में। तीसरी यूनिट में स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान के बारे में बात की गई है। फिर चौथी यूनिट बताती है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, यानी कि 1965 ईस्वी तक। फिर 5वीं यूनिट है जो लास्ट है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, वह है विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं। यानी विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से हमें बिल्कुल सिलेबस को टारगेट करना है, और सिलेबस जो कह रहा है उसी के हिसाब से चलना है। क्योंकि यूपी पीसीएस मेंस का पेपर बिल्कुल सिलेबस के टॉपिक्स को उठाकर ही बनाया जाता है, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वो यही करते हैं। पूरा सिलेबस से लेंगे, एक लाइन वहाँ से उठाएंगे। कुछ क्वेश्चंस में वेरिएशन ज़रूर देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं, जो सिलेबस का टॉपिक होता है, कीवर्ड होता है, उसको उठाकर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जैसे विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के मध्य की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति हो गई 1789 वाली, औद्योगिक क्रांति हो गई ब्रिटेन की, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, विश्व युद्ध हो गया, और राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन हो गया, उपनिवेशवाद हो गया, उपनिवेशवाद की समाप्ति कैसे हुई थी, राजनीतिक दर्शन शास्त्र हो गए जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद इत्यादि के रूप में, और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे। तो ये हमारी 5 यूनिट हैं जो जीएस पेपर फर्स्ट के जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है उसको कवर करती हैं। तो आज हम जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप क्या क्या रहे हैं, साहित्य क्या कर रहा है, और वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो उसी क्रम में आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। तो जैसे कि यूपी पीसीएस ने एक क्वेश्चन पूछा है, हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है उनका, बिल्कुल ऐसे ही पूछते हैं, हड़प्पा सभ्यता काल में नगर नियोजन जो है, सिटी प्लानिंग है, उस पर टिप्पणी कीजिए। राइट ए नोट ऑन द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड, यानी जो नगर विकसित किए गए थे उनकी टाउन प्लानिंग क्या थी। फिर यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। यूपीएससी थोड़ा पास्ट के क्वेश्चंस को करंट से जोड़कर या कुछ अदर कॉन्सेप्ट से जोड़कर पूछने की कोशिश करता है। जैसे यूपीएससी ने क्या पूछा 2015 में, भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं, टिप्पणी कीजिए। यानी कि जो भारत की प्राचीन सभ्यता है, मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात से भिन्न है कि वो सभी सभ्यताएं तो नष्ट हो गई, यानी उनकी जो संस्कृति थी, उनका जो कल्चर था, उनका जो रहन सहन था, वो सब क्या हो गया, समय के साथ नष्ट हो गया। लेकिन भारतीय परंपरा में, भारतीय समाज में आज भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की हमें दिखाई देती है, तो वो क्यों नहीं नष्ट हुई, ये पूछना चाह रहे हैं, टिप्पणी कीजिए।
The ancient civilization in India's Indian subcontinent differed from those of Egypt, Mesopotamia, and Greece in that its culture and tradition have preserved, यानी इसका कल्चर ट्रेडिशन सब प्रिजर्व है विदाउट ए ब्रेक डाउन टू द प्रेजेंट डे, यानी आज भी परिरक्षित बने हुए हैं बिना टूटे हुए। एक और क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी ने पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश प्रदान यानी इनपुट प्रदान किए हैं, यानी कि जो वर्तमान समय शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसमें किस तरह मदद ली जा सकती है, यानी कैसे उसने निवेश दिए हैं, उसमें इनपुट दिए हैं कि आप ऐसे सिटी प्लानिंग कर सकते हो, अर्बनाइजेशन ऐसे कर सकते हो, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से क्या सीखने को मिलता है। क्योंकि आज के समय आप देख रहे होंगे कैसे शहरों में जो समस्याएं, क्राउड की समस्या हो, पॉल्यूशन की समस्या हो, और वाटर मैनेजमेंट जो वाटर क्राइसिस होता है, ड्रेनेज फेलियर होता है, वो सभी समस्या हमारे शहरों में बनी हुई हैं। तो ये कहा जा रहा है कि कैसे वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से हम सीख ले सकते हैं, चर्चा कीजिए। तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन पर प्रकाश डालिए। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, आप यहाँ पे इंट्रो कैसे दे सकते हैं। आपका जो इंट्रो होगा वो होगा, हड़प्पा सभ्यता का समय 2300 BC से लेकर लगभग 1900 BC के आसपास का माना जाता है, और यह अपने आप में एक महान सभ्यता थी जिसके प्रमाण हमें आज भी परिलक्षित होते हैं। तो ऐसे हम शुरू कर सकते हैं वहाँ से। फिर इसके बारे में जो नगर नियोजन है, और ये 125 शब्द में इस क्वेश्चन को आप फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। फिर हम यहाँ पे मेन बॉडी में आएंगे कि जो नगर नियोजन है उसमें क्या क्या बताना है हमें। तो वहाँ पे बताएंगे नगर नियोजन की विशेषताएँ। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताने की कोशिश की है कि इसके नगर थे वो क्या थे, 2 भागों में विभाजित थे। ज़्यादातर नगर कैसे थे, 2 भागों में विभाजित थे। दूसरा इनकी जो विशेषता थी वो क्या थी, ग्रिड पैटर्न, यानी यहाँ की जो सड़कें थी वो कैसे बनी हुई थी, ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई थी। और तीसरी विशेषता थी उन्नत जल निकास प्रणाली। और चौथी विशेषता थी भौतिक सुख सुविधाओं की उपलब्धता। तो इन्हीं चारों कॉन्सेप्ट में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसकी नगर नियोजन सिटी प्लानिंग की विशेषता को। तो 2 भागों में बटे हुए थे जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे। आप यहाँ पे ऐसे सब हेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि हेडिंग और सब हेडिंग का ही इम्पोर्टेंस है आंसर राइटिंग में। क्योंकि अगर आप हेडिंग देते हैं, जैसे हेडिंग होगी हमारी विशेषताएं, फिर सब हेडिंग देंगे 2 भागों में विभाजित, बस इसके नीचे अंडरलाइन करके हम बता देंगे, इसके बारे में कुछ बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर नगर किस में विभाजित थे, 2 भागों में विभाजित थे। यानी कि जो ईस्ट और वेस्ट में जो नगर विभाजित थे, यानी वेस्ट की तरफ जो नगर बनते थे वो क्या थे, ऊंचे टीले पर बनते थे, और जो ईस्ट यानी पूर्व की तरफ जो नगर बनते थे वो निम्न टीले पर बनते थे, यानी कम ऊंचाई पर बनते थे। और जो वेस्टर्न वाले नगर थे, पश्चिम वाले नगर थे, वो क्या थे, दुर्गीकृत थे, फोर्टिफाइड थे। लेकिन ईस्टर्न वाले नगरों को दुर्गीकृत नहीं किया गया था। तो 2 भागों में विभाजित नगर थे ज़्यादातर। और क्योंकि जो पश्चिम वाले नगर थे, पश्चिम वाले नगरों में क्या था, बड़े बड़े शासक वर्ग, अधिकारी वर्ग लोग रहते थे। लेकिन निम्न वर्ग के लोग कहाँ रहते होंगे, इस पूर्व वाले नगरों में। तो ये यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 2 भागों में विभाजित थे। खाली सब हेडिंग देते हुए हम इसके बारे में 1-2 लाइन में यहाँ पे बता सकते हैं। फिर ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न में क्या बताएंगे हम, तो ये हमें लिखना है, ग्रिड पैटर्न सब हेडिंग देनी है। क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसका पूरा ध्यान हमारे सब हेडिंग पर होगा। वो 5 लाइन पढ़ने से पहले ये देखेगा कि इसमें होगा क्या, इसने लिखा क्या है यहाँ पर। जैसे कि आपने UPPCS मेंस का हिंदी कंपलसरी का पेपर होता है, तो वहाँ पे वो पूछते हैं संक्षेपण लिखिए, संक्षेप में लिखिए, बात को संक्षेप में इसका क्या पूछना चाह रहा है, क्या जो 10 लाइनें दे रखी है उसका सारांश क्या है, यानी मेन शीर्षक क्या है। तो ऐसे ही जो हमारी सब हेडिंग होती है वो क्या होती है, हम जो लिखने जा रहे हैं उसका शीर्षक। तो जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होता है वो पहले ही देख लेता है कि इसने इसमें क्या लिखा है। तो उससे इस वजह से हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, ग्रिड पैटर्न के बारे में दिखाएंगे। तो ग्रिड पैटर्न क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटना। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थीं वो क्या थीं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, यानी कि जो बिल्कुल रेक्टेंगुलर। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे बता सकते हैं और इस डायग्राम को बना सकते हैं हम। फिर जो तीसरा मेन पॉइंट था इनकी सिटी प्लानिंग का, वो था उन्नत जल निकास प्रणाली, एडवांस
वाटर ड्रेनेज सिस्टम। इसमें क्या था, यानी कि जब आज भी जो हमारा वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल कर जा रहा है, और यही हमारे शहरीकरण की एक मेजर समस्या मानी जाती है। जैसे अभी वर्तमान समय मानसून का दौर चल रहा है, जगह जगह दिल्ली में, चेन्नई में, सब जगह जहाँ पे बारिश हो रही है, मुंबई में बाढ़ देखने को मिल रही है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो जल निकास प्रणाली है आज भी सवालिया निशान खड़े करती है। क्योंकि हम जो वाटर का जो मैनेजमेंट है, यानी कि जो बाढ़ आ जाती है, मतलब जो ज़्यादा बारिश होने पर जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम है, जो नालियाँ हैं वो चौक हो जाती है और उनसे पानी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रहा, इसलिए सड़कों पर, घरों में पानी भर रहा है। तो ये हमारी जो अर्बनाइजेशन है उसका जो मतलब शहरीकरण है उसकी एक समस्या मानी जाती है, जिससे हम आज भी जूझ रही है। लेकिन इनकी जो जल निकास प्रणाली थी वो बेहतर मानी जाती थी उस समय की, क्योंकि जब ये नालियाँ बनाते थे तो नालियाँ बिल्कुल प्रॉपर उसको अंदर से लेप करते थे, जिसमें मैन होल भी बनाए जाते थे। मैन होल क्यों? यानी अगर नाली में कहीं चौक हो जाती तो उसको खोल के हम क्या करेंगे, उसकी सफाई करेंगे, और समय समय पर प्रॉपर उनकी सफाइयाँ भी की जाती थी। और अंदर से जो नालियाँ हैं इनकी पक्की ईंटों की बनी हुई हैं, जिप्सम और चूने और गारे से क्या हुई हैं, लेपित हो रखी हैं। वो पक्की ईंटों की नालियाँ थी, और साफ़ सफाई का प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो बीमारी है, जो हेल्थ है, जो बैक्टीरिया वायरस उनके द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं, उनका भी उनके बारे में भी इनको प्रॉपर नॉलेज थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो इनकी ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि जो नालियों की व्यवस्था थी, जल निकास प्रणाली थी, बहुत बेहतर मानी जाती थी, जिससे हमें आज के समय में सीखने की ज़रूरत है। फिर जो चौथा नगर नियोजन में हम दिखा सकते हैं भौतिक सुख सुविधाओं की उपलब्धता। यानी भौतिक सुख सुविधाओं की उपलब्धता क्या हो सकती है, यानी कि इनके जो नगर थे वो कैसे थे, ज़्यादातर नगर बहुमंजिला मकान थे और अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए थे। यानी ऐसे ऐसे मकानों के साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, जहाँ पे जो मकान हैं वो 4-4 कमरों वाले जो कंपार्टमेंट होते हैं, BHK, 2 BHK, 3 BHK ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। और हर घर में बाथरूम, कुआं मिलता है और अन्य सभी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, ये सब भौतिक सुविधाओं से लैस थे उस समय की जो सभ्यता थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ग्रिड पैटर्न है उसमें ये भी बताने की कोशिश की है कि जो ईंटें थी वो कैसी थी, 4:2:1 के रेशियो में बनाई गई थी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जिनको हम नगर नियोजन प्रणालियाँ बताते हुए यहाँ से फिर उनको कंक्लूड कर सकते हैं कि उस समय की हड़प्पा सभ्यता अपने समय की सबसे महानतम सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि उसकी नगर नियोजन प्रणाली बहुत बेहतर थी। अब इसी में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं इनके आर्ट के बारे में। यानी इनकी स्कल्पचर हो गया, या इनकी जो क्या बोलते हैं उसे स्थापत्य कला हो गई, और या मूर्ति कला होगी, उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान विकसित हुए कला के विभिन्न रूपों पर चर्चा करें या प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता के दौरान विकसित हुए कला के विभिन्न रूपों पर चर्चा करें या प्रकाश डालें। इंट्रो आपको वही रखना है कि हड़प्पा सभ्यता 2300 से लेकर 1900 BC तक के समय को हड़प्पा कालीन समय माना जाता है, और यह अपने समय की मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान की सभ्यता में सबसे बेहतर सभ्यता मानी जाती है। तो 15 से 20 वर्ड में हम इसका इंट्रो दिखा सकते हैं। फिर कला में क्या दिखाएंगे, मूर्ति कला और स्थापत्य कला के बारे में। तो जो हमारी मेन बॉडी है उसमें हम दिखाएंगे मूर्ति कला और स्थापत्य कला। हमारा ये क्वेश्चन 150 वर्ड में अगर हम लें इसे, तो 50-50 शब्दों दोनों के बारे में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दिखाते हैं मूर्ति कला के बारे में। तो जो मूर्तियाँ मिलती हैं हमें यहाँ पे, आप यहाँ पे सब हेडिंग देंगे, पहले हेडिंग देंगे फिर सब हेडिंग देंगे। तो जो मूर्तियाँ मिलती हैं वो 3 प्रकार की मिलती हैं। कौन कौन से प्रकार की? कांस्य मूर्तियाँ, यानी जो ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ थी, और स्टोन स्कल्पचर, यानी कि जो पत्थर की मूर्तियाँ थी, और मृद मूर्तियाँ यानी कि क्ले, पॉटरी नहीं कहेंगे, पॉटरी तो बर्तनों को कहते हैं। मृद मूर्तियाँ यानी कि जो मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ थी, क्योंकि मुझे जो मूर्तियाँ हैं उनका जो प्रॉपर नेम है अंग्रेजी में वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ अभी मैं। तो जैसे कांस्य मूर्तियाँ थी, और प्रस्तर मूर्तियाँ थी यानी पत्थर की मूर्तियाँ थी, और मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ थी। तो कांस्य मूर्तियाँ थी, इनकी क्या विशेषता थी? जो ब्रॉन्ज मूर्तियाँ हमें मिलती हैं ये लेक्स बैक्स टेक्निक यानी द्रवी मोम पद्धति, यानी कि
एक मोम का पुतला बना दिया जाता था और उसमें क्या बनाया जाता था, कोई धातु भरी जाती थी, बाद में उसको गर्म करके जो मोम का पुतला जो आकार दिया गया था वो पिघला दिया जाता था, वो हट जाता था और धातु का वो मूर्ति जो थी वो आकार ले लेती थी। धातु मूर्ति कहा जाता था इनको। इनकी उत्कृष्टता मतलब जो मूर्ति इन्होंने कांस्य की जो मूर्तियाँ बनाई हैं, ब्रॉन्ज की जो मूर्तियाँ बनाई हैं, या तो उस समय बन पाई थी इस तरह की जो बेहतर मूर्तियाँ थीं, या जो हमारा चोल साम्राज्य हुआ है लेटर मॉडर्न पीरियड में, लेटर गुप्ता पीरियड में, उस समय इस तरह की मूर्तियाँ देखने को मिली हैं। उसके बाद कोई विकसित नहीं कर पाया, विकास नहीं कर पाया उनका। तो जहाँ मोहनजोदड़ो से हमें एक नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त होती है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो जो इतनी उत्कृष्ट मूर्ति मिली है हमें धातु की, उसके बाद इतनी उत्कृष्ट मूर्तियाँ हमें चोल साम्राज्य में ही मिल पाई हैं। तो इसमें कुछ विशेषता बताएंगे, जैसे कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, और इनको ये हमें ये भी बताती है कि मेटलर्जी का ज्ञान था, क्योंकि जो कांसा है वो किस किस से मिलकर बनता है, कॉपर और टिन से, यानी तांबा और टिन से मिलकर बनाया जाता है कांसा। तो इनको यही पता था कितने अनुपात पर कौन सी धातु मिलानी है तब कांसा बन जाए। फिर जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं, पत्थर की बहुत मूर्तियाँ मिली हैं, उनमें एक जो मूर्ति मानी जाती है वो मानी जाती है योगी। जो योगी है सौल ओढ़ के बैठा हुआ है और उसने मतलब उसकी जो दाढ़ी है बिल्कुल शेप्ड है, आपने वो इमेज देखी भी होगी, और उसकी आंखें हैं थोड़ी मतलब बिल्कुल फ्लैट हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में प्रस्तर मूर्ति जो है वो बताती है हमें। श्रृंगार के साधन के बारे में बताया गया है, यानी उस मूर्ति में अच्छे से डेकोरेशन किया गया है, और साल के डिज़ाइन जो शॉल उसने ओढ़ रखी है उसके डिज़ाइन के बारे में बताया गया है, और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था पत्थर की ज़्यादातर मूर्तियों में। तो ये हमने बता दी, और इनमें आप एक एक दो दो लाइन ऐड करते जाएंगे। और मिट्टी की जो मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ क्या हैं, खिलौने मिले हैं, और मातृ मूर्तियाँ यानी मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, जो हमें ये बताती हैं कि ये मातृ सत्तात्मक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। और खिलौने मिले, ज़्यादातर मात्रा में खिलौने मिले हैं, कुछ बैलगाड़ी टाइप के खिलौने मिले हैं। ऐसे करके ये मूर्ति जो कला थी उसके बारे में हमने देखने की कोशिश की। अब जो मेन बॉडी का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, नेक्स्ट हेडिंग है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला यानी कि जो नगर बने थे उनके वो कैसे। तो यहाँ पे आप नगर नियोजन के बारे में बता सकते हैं, जिसके बारे में भी हमने देखा था कि नगर नियोजन टाउन प्लानिंग कैसे की गई थी। भाई मकान भी तो स्थापत्य कला में आ जाएंगे ना, कि जो मकान बन रहे थे, कमरे बन रहे थे, वो किस प्रकार बन रहे थे। फिर महान स्नानागार के बारे में बता सकते हैं हम, अन्नागार के बारे में बता सकते हैं, यानी कि ये क्या थे, इनकी स्थापत्य कला के प्रमाण थे, ऐसे हम इनको दिखा सकते हैं। और अन्नागार क्यों बनाए जाते थे, अन्नागार किसे मदद कर रहे हैं, आपात के समय, यानी अगर किसी साल बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाती है, अनाज नहीं हो पाता है, तो इनके जो भंडार गृह थे वहाँ से अनाज वितरित किया जाता था। जैसे आज के समय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रणाली लागू की जाती है। और कर संग्रह यानी जो अनाज होता था, ऐसा भी हो सकता है टैक्स के थ्रू उसको वसूला जाता हो, यानी जो अनाज इकट्ठा किया जाता था, कोई राजा होता होगा, कोई सेंट्रल पावर होती होगी, वो टैक्स लेती होगी जनता से और उसके बदले अनाज लिया जाता होगा। फिर हम हड़प्पा सभ्यता की, ये तो दोनों पॉइंट हो गए हमारे कि कला के विभिन्न रूपों पर चर्चा कीजिए। फिर हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो बच रही हैं हमारी हड़प्पा सभ्यता की, उनके बारे में देखते हैं कि यानी इनका जो धर्म के आधार पर, यानी धर्म में क्या क्या विशेषताएं थी, और जो सामाजिक और जो साइंस और टेक्नोलॉजी की इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे धर्म, इनका जो धर्म था वो आडंबर युक्त या सेक्रीफाइसेस नहीं देखने को मिलते हैं उसमें, जैसे बलिदान, बलि देना, ऐसी कुछ चीज़ों के प्रमाण वहाँ पे नहीं मिले हैं। और मंदिरों के प्रमाण भी यहाँ पे नहीं मिले हैं। लेकिन पशुपतिनाथ की जो मूर्तियाँ मिली हैं उनसे हमें कुछ यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं, यानी या तो न तो यहाँ पे मंदिरों के प्रमाण मिले हैं और ना ही कोई सेक्रीफाइस बलि देने के प्रमाण मिले हैं। इनके धर्म की विशेषताएँ क्या थी, जैसे कोई पूछ लेता है सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक धर्म की विशेषता बताइए, यानी कौन सा धर्म वो मानते थे। तो इस तरह से अगर पूछ लेता है तो जैसे हमारे पास कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ, यानी जो मातृ देवी होती हैं उनकी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। पशुपति शिव की मूर्ति, जो पशुपतिनाथ है उनकी मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। फिर लिंग पूजा के साक्ष्य मिले हैं जो आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। प्राकृतिक तत्वों की पूजा, यानी जैसे भूदेवी की पूजा करते थे, यानी अर्थ को दिखाया गया है। अर्थ मतलब एक मूर्ति बनी हुई है, उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है,
तो शायद उसको अर्थ की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हो। फिर पशु पूजा के साक्ष्य मिले हैं, जैसे बैल की पूजा होती थी और इनका जो पवित्र पशु माना जाता था वो माना जाता यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी, उसकी पूजा के प्रमाण मिलते हैं। फिर योग का प्रचलन, यानी योग का भी क्या था यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियाँ ऐसी मिली हैं जिनमें योगा वाली जो पोजीशंस हैं, पोस्चर हैं, उनके भी प्रमाण मिलते हैं। फिर देखते हैं हम इनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र था, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इन्होंने कुछ डेवलपमेंट की या नहीं। तो जैसे इनको रसायन शास्त्र का ज्ञान था, धातु विज्ञान का ज्ञान था। रसायन शास्त्र इनको पता था कौन सा केमिकल कैसे कंपोजिट करना है। और दूसरा मेटलर्जी, यानी कि जो ब्रॉन्ज की ये मूर्तियाँ बना रहे हैं, तो उसमें कौन ब्रॉन्ज की मूर्ति किससे बनी थी, कॉपर और टिन से। तो इनको पता था कि कॉपर और टिन कैसे प्रॉपर मात्रा में मिलाना है, तब जाके हमारी मूर्ति बन पाएगी। और ट्रेड के बारे में भी ये परिचित थे। ट्रेड के बारे में जैसे तराजू मिले हैं हमें, बाट मिले हैं, तो वो क्यों यूज करेगा, जब किसी को कुछ देना होगा, कहीं पे कुछ लेके जाना होगा, तो उनके भी साक्ष्य हमें मिले हैं। मेडिकल फील्ड का भी इनको ज्ञान था। मेडिकल का ज्ञान कैसे है, क्योंकि ये साफ़ सफाई जो रखते थे, नालियों का प्रॉपर सफाई करना या घरों में प्रॉपर साफ़ सफाई रखने, इस तरह के प्रमाण जो मिले हैं वो बताते हैं कि इनको बीमारियों का भी ज्ञान था। और जो कब्रिस्तान बनाते थे वो ऐसा बताते हैं कि ये अपने जो मकान थे, अपनी जो आवास मतलब कॉलोनी थी या उनकी जो आबादी थी जहाँ ये रहते थे, गांव थे, कुछ भी मान लीजिए आप, तो वहाँ से बताते साउथ में या साउथ वेस्ट में इनके घर मिले हैं। और ऐसा इसलिए बताते हैं क्योंकि जो हवाएं चलती थी, अगर हवा चलेगी तो जब कोई किसी इंसान को डिकम्पोज कराया जाता है या उसको मतलब डेड बॉडी को जलाया जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो वहाँ से उनकी जो हवा है वो अपोजिट चलती रहेगी, तो उस गाँव की तरफ उनके जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं या उनकी जो बीमारियाँ हैं वो गाँव की तरफ नहीं आएंगी। तो यानी कि इनको प्रॉपर नॉलेज थी कि ऐसे ऐसे बीमारियां फैल सकती हैं। तो मेडिकल फील्ड में का भी इनको ज्ञान था। फिर वाणिज्य व्यापार का हमने अभी देख लिया। और खाद्यान्न उत्पादन में भी ये समृद्ध माने जाते हैं, क्योंकि हल्के साक्ष्य मिले हमें, जैसे कालीबंगा से देखा होगा जितने वो खेत के साक्ष्य मिले हैं, और वो हल किसका होता था, लकड़ी का होता था। फसल चक्र की भी इनको क्या थी, मतलब क्रॉप साइकिल की भी इनको जानकारी थी, जैसे कब बाढ़ आती है और कब कौन सी फसल उगानी चाहिए। और ऋतु चक्र का भी इनको ज्ञान था, और जिससे खगोल विज्ञान के ज्ञान के बारे में भी पता चलता है। तो यानी कि नवंबर में, दिसंबर में कब गेहूँ उगाए जाएंगे, इन सब की जानकारी इनको प्रॉपर थी। तो फसल चक्र की कौन सी फसल उगानी चाहिए ये सब इनको पता था, क्यों कई प्रकार की फसलों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। फिर इनको मैथ की भी नॉलेज थी। 16 के गुणज के बाट मिलते हैं हमें यहाँ से, यानी कि जो बाट मिले हैं वो 16 के, 1, 16, 32 ऐसे करके जो बाट मिले हैं। फिर 90 डिग्री पर सड़कें मिली हैं हमें, और ईंटें जो मिली हैं 4:2:1 में मिली हैं। और फिर जो स्केल मिले हैं उसके भी साक्ष्य मिले हैं। कहीं ना कहीं तो यूज़ किया जाएगा उस स्केल का, और उसमें कुछ नंबरिंग भी की गई होगी। तो इस तरह के साक्ष्य में क्या बता रहे हैं, इनकी मैथ के बारे में नॉलेज बता रहे हैं। फिर मृदभांड भी हमने देख लिए थे, उत्कृष्ट थे, चित्रकारी थी, यानी बहुत बेहतर थे, और उन पर क्या थी, चित्रकारी की गई थी। और निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग जो मृद भांड है, मिट्टी के बर्तन है, हुआ करते थे, यानी उन पर ज़्यादा चिकनी पॉलिश हुआ करती थी जो उच्च वर्ग के लोग थे, ऐसा माना जाता है। ताबीज़ यानी जादू टोना भी क्या करते थे, विश्वास करते थे, क्योंकि जो योगी मिला है उसकी बाजू पर क्या बना हुआ है, ताबीज़ बना हुआ है, तो ताबीज़ में भी जादू टोना में विश्वास करते थे। फिर इनकी जो लिपि है वो कैसी है, पढ़ी नहीं जा सकी है, और वो कैसी है, भाव चित्रात्मक लिपि मानी जाती है, यानी कि कुछ इमेज बनी हुई हैं जिनको डिकोड हम आज तक नहीं कर पाए हैं। तो इस तरह आप जो पॉइंट रह रहे थे, आप यहाँ से उनके प्रॉपर नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, और शॉर्ट नोट्स के थ्रू इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि यही पॉइंट हैं जो आपको लास्ट टाइम तक याद रहेंगे, और इन्हीं का बार बार आपको रिवीजन करना है। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करने से जब मेंस एग्जाम में हम लिखते हैं तो हमें कुछ रिकॉल नहीं आ पाता है, और सब चीज़ ज़्यादातर भूलने लगते हैं। तो हमारे पास हर टॉपिक से रिलेटेड 4-4, 5-5 पॉइंट होने चाहिए, और उसकी एक डेफिनेशन होनी चाहिए, हमारा ये टारगेट है। तो वही शॉर्ट नोट्स हमें बार बार रिवीजन करने हैं, और वही शॉर्ट नोट्स हमें बनाने हैं हर टॉपिक से रिलेटेड। तो हमारा ये मेन टारगेट रहता है कि हम कैसे आपको शॉर्ट में चीज़ें दे पाएँ, जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स कैसे आपके प्रॉपर कर पाएँ। तो क्वेश्चन आंसर की फ्रेमिंग भी हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को उसको फ्रेम किया जा सकता है।
आशा करता हूँ दोस्तों आज का आपको ये टॉपिक है पसंद आया होगा। अब इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।